बचपन में आपने भी देखा होगा, गांव में या मोहल्ले में अगर कहीं कोई ऊंची दीवार, कोई पुराना कुआं या कोई खतरनाक गड्ढा होता था तो बड़े लोग तुरंत कह देते थे कि उधर मत जाना, गिर जाओगे। और हम बच्चे बड़ी मासूमियत से पूछते, आखिर क्यों? तो जवाब मिलता, क्योंकि वो जगह दिखने में अच्छी है लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है। छत्तीसगढ़ के मैनपाट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ऊपर से स्वर्ग जैसा, गुलाबी बादल और गुलाबी ठंड, हवा आपको गोद में उठा ले और बहते पानी की आपकी ग्रेविटी की परिभाषा ही बदल दे। पर अंदर से इतनी गहरी दरारें हैं कि पूरा प्लेट्यू, पूरा इकोसिस्टम, पूरा पहाड़ी शरीर धीरे धीरे टूट रहा है। और इस टूटने में सिर्फ प्रकृति नहीं, नीतियों के फैसले, खनन की भूख और सरकारी विरोधाभास भी शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं मैनपाट की, उस जगह की जिसे कभी छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत कहा गया, शिमला कहा गया छत्तीसगढ़ का, पर आज वहां खूबसूरती के नीचे दबी फाइलें पहाड़ों के भविष्य का फैसला कर रही हैं। जब सरकार ने मैनपाट में टूरिज्म और नेचर का वीडियो बनाया, उसी हफ्ते माइनिंग क्लियरेंस की फाइल क्यों खुली, ये सवाल है। जिन पहाड़ों को देश मिरेकल वीडियोस में देख रहा था, उन्हीं पहाड़ों की जमीन रिसोर्स ब्लॉक किसने और कैसे घोषित की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पेड़ मां है तो पहाड़ क्या है? और मां को बचाने वाला कानून पहाड़ पर लागू क्यों नहीं होता है? इन सवालों के जवाब इंस्टाग्राम रील्स में नहीं देते, प्रेस रिलीज में नहीं मिलते और सरकारी बुकलेट के आखिरी पन्नों में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये जवाब मिलेंगे असली मैनपाट की परतें खोलने पर, उस पहाड़ को सुनने पर जिसे 2 बार मारा गया। आज हम रेज योर वॉइस के इस एपिसोड में यही बात करने वाले हैं। प्रणाम, मैं नीलांजन तिवारी। आज हम बात करने आए हैं उस जगह की जिसे लोग कभी छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत कहते थे, छत्तीसगढ़ का शिमला कहते थे, मैनपाट। वो पहाड़ी इलाका जहां गुलाबी शाम होती, जहां हवा दूध जैसी ठंडी बहती, जहां झरने उल्टी दिशा में बहकर भी दुनिया को हैरान कर देते थे। लेकिन इस खूबसूरत जगह की कहानी में आज एक ऐसा पन्ना खुल रहा है जिसे पढ़कर सवाल सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं, बल्कि सत्ता, नीति और लोगों के भरोसे का उठेगा। मैनपाट की कहानी वो है जहां पहाड़ 2 बार मरे, पहली बार जब मशीनों ने उन्हें चीरा और दूसरी बार जब लोगों ने उसकी मौत को सामान्य मान लिया। मैनपाट की धरती के नीचे देश का सबसे कीमती खजाना है हाई क्वालिटी बॉक्साइट। वही बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है और एल्यूमिनियम से दुनिया के हवाई जहाज, मोबाइल, मिसाइलें, कार सब बनती हैं। ये सिर्फ मिनरल नहीं है, एक ग्लोबल इकोनॉमी का हार्ट है। लेकिन ये मिनरल जिस जगह दबा है वो जमीन नहीं, वो पहाड़ है। उन्हें काटे बिना ये खजाना नहीं निकलेगा और इसलिए मैनपाट जैसे इलाकों में खनन सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक आर्थिक समीकरण है। कहानी शुरू होती है 1992 से, जब बालको को मैनपाट में लगभग 639 हेक्टेयर की जमीन लीज पर मिली। कागजों पर बड़े वादे थे, रोजगार आएगा, विकास होगा, इलाका तरक्की करेगा। लेकिन वास्तविकता में तरक्की के नाम पर पहाड़ों की छाती कटी, जंगलों की परतें उखड़ी और मिट्टी की वह नरम परत जो इस इलाके को पानी देती थी, हवा में उड़कर आसपास के गांवों में लाल धूल बनकर गिरती रही। गांव वालों ने रोजगार की जगह धूल खाई, ट्रकों की आवाज सुनी और पहाड़ों में बनी गहरी खाइयों को हर दिन और गहरा देखा। ये खनन साल दर साल चलता रहा और सरकारी फाइलों में इम्पैक्ट्स मैनेजेबल लिखे जाते रहे। लेकिन जमीन की दुनिया में जो दिखा वह EIA की दुनिया से बिल्कुल अलग था। गहरी गुफाएं, सूखे कुएं, ढलानों का कटान और जंगलों में छेद। 2016 के बाद IBM की कुछ रिपोर्टें आई कि खनन आर्थिक रूप से वायबल नहीं रहा। कुछ मामलों में खदानें रुकी, कंपनियों ने मशीनें हटाई, लेकिन खुले गड्ढे, कटी जमीन और टूटी पहाड़ियों को वापस भरने की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। पहाड़ बरसात में टूटा, पानी के साथ मिट्टी बहकर नीचे आई और गांव वालों के खेत लाल रेत में बहते गए। खदानें रुकी लेकिन नुकसान नहीं। फिर आया 7 जुलाई 2025, वो दिन जिसे मैनपाट शायद हमेशा याद रखेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक सब मैनपाट पहुंचे। विधायकों का ट्रेनिंग कैंप लगा। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैनपाट की खूबसूरती का वीडियो शेयर किया। नीचे से ऊपर बहते पानी में कागज की नाव छोड़े। सोशल मीडिया पर यह वीडियो फायर की तरह फैल गया। देश को पहली बार लगा कि वाह, मैनपाट कितना सुंदर है। और मैनपाट के लोगों को पहली बार लगा अब ताल बदलेगा, अब नीति बदलेगी, अब माइनिंग वाला अतीत नहीं लौटेगा। ट्रेनिंग कैंप का संदेश था, सरकार अब ग्राउंड कनेक्ट के साथ शासन चलाएगी। गांव वालों को लगा कि शायद अब सस्टेनेबल टूरिज्म का समय आ गया है।
शायद पहाड़ों को काटने की बजाय सरकार उनकी सुंदरता को बचाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। ट्रेनिंग कैंप खत्म होने के कुछ हफ्तों बाद ही मैनपाट में माइनिंग एक्सपेंशन की चर्चा फिर शुरू हो गई। मानो पहाड़ ने थोड़ी देर सांस ली ही थी और फिर किसी ने उसके ऊपर फिर से मशीनें चढ़ा दी। एक तरफ ट्रेनिंग कैंप में प्रकृति की वीडियो बनाई गई, दूसरी तरफ खनन क्लियरेंस की फाइलें फिर टेबल पर आने लगी। गांव वालों ने कहा, उम्मीद बोई थी हरियाली की, पर उगता दिख रहा है माइनिंग का मौसम। पहाड़ की चोटें फिर ताज़ा होने लगी। बॉक्साइट की लाल मिट्टी, मशीनों का शोर, भारी ट्रकों की कतारें और ज़मीन में बनते नए क्रैटर, वही पूरा विरोधाभास सामने आने लगा। गवर्नमेंट्स की इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, एक तरफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग, दूसरी तरफ माइनिंग क्लियरेंस। लोग पूछ रहे हैं, ट्रेनिंग किसे दी गई थी, दिशा सच में किसकी बदली गई? यह सवाल सिर्फ व्यंग नहीं बल्कि एक पेनफुल रियलिटी है, क्योंकि यह विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होता। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। इसका संदेश था, पेड़ मां है। हर राज्य में प्लांटेशन ड्राइव चला। कॉलेज, स्कूल, कैंपस, हर जगह लोग अपनी मां के नाम पर पौधे लगा रहे थे। देश में इको सेंटिमेंट था, एक भावनात्मक पर्यावरण प्रेम का माहौल था। लेकिन आज वही भारत पूछ रहा है, अगर पेड़ मां है तो पहाड़ क्या है? घाटियां, फॉरेस्ट कॉरिडोर्स, झरने, वो इकोसिस्टम जिनके बिना पौधे बड़े होंगे ही नहीं, वो एक क्या है? एक तरफ पेड़ लगाना शुभ माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों को काटना कैसे सही हो सकता है? सिंबॉलिक प्लांटेशन और रियल डिफॉरेस्टेशन एक ही नीति में साथ साथ कैसे चल सकता है? और मैनपाट आज इसी नेशनल कॉन्ट्रडिक्शन का आईना बन गया है, क्योंकि यहाँ लोग पेड़ लगाने में यकीन नहीं रखते, लेकिन पेड़ बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इन सब के बीच नई माइनिंग लीज की खबरें फिर सामने आई। स्थानीय मीडिया ने बताया कि निजी कंपनियों को माइनिंग के लिए प्रपोजल्स भेजे गए। फिर से पब्लिक हियरिंग का सवाल उठा, फिर से ग्राम सभा कंसेंट पर संदेह बढ़ा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कहता है कि आदिवासी ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य है, लेकिन गांव वाले कहते हैं, हमसे तो पूछा ही नहीं। गांव वालों का यह सवाल सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी है। यह वही सवाल है जो किसी भी खनन से पहले पूछा जाना चाहिए। कंसेंट किसका? असली मंजूरी किसकी? खनन समर्थक कहते हैं कि रोजगार मिलेगा, लेकिन पिछले 30 साल की कहानी कहती है कि मशीन्स को काम मिला, बाहर के लोगों को काम मिला और स्थानीय को क्या मिला? धूल का गुबार। जिनके खेत कटे उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिली, जिनकी ज़मीन बंजर हुई उन्हें रिहैबिलिटेशन पूरी नहीं मिली, और जिनके पहाड़ टूटे उनके सवालों का जवाब कभी नहीं मिला। EIA की रिपोर्ट कहती है कि इम्पैक्ट मैनेजेबल है, लेकिन ज़मीन पर पानी लाल है, ढलान टूटी है, जंगल छिदे हैं और क्रैटर इतने गहरे कि कोई बच्चा गिर जाए तो बच नहीं सकता। प्रशासन कहता है कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यही जवाब 30 साल से चल रहा है। सरकारें बदली, लीज बदली, कंपनियां बदली, लेकिन सिर्फ नुकसान नहीं बदला। और यहीं मैनपाट की कहानी अपने सबसे भावुक बिंदु पर पहुंचती है। पहाड़ की मौत, क्योंकि खनन सिर्फ पहाड़ नहीं काटता, वो पहाड़ की स्मृति काटता है, उसकी रीढ़ काटता है, उसकी ब्रीदिंग सिस्टम काटता है। पहाड़ 2 बार मरते हैं, पहली बार जब उन्हें काटा जाता है और दूसरी बार जब समाज उनकी मौत को नॉर्मल मान लेता है। मैनपाट आज यही कह रहा है, हम मर रहे हैं, लेकिन क्या तुम सच में जिंदा हो? मैनपाट सिर्फ माइनिंग का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है गवर्नेंस और ग्राउंड रियलिटी के बीच की खाई का, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स और एनवायरमेंटल ट्रूथ के बीच की दूरी का, प्लांटेशन ड्राइव्स और डिफॉरेस्टेशन पॉलिसीज के बीच के विरोधाभास का, झरनों की वीडियो शेयर करने वालों और पहाड़ काटने के क्लियरेंस देने के बीच का फर्क है। और अंत में इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा होता है, अगर पेड़ माँ है तो पहाड़ क्या है? और अगर पहाड़ भी माँ है तो हम आखिर क्या कर रहे हैं? ये वीडियो हमें दिलेश तिग्गा ने भेजी थी छत्तीसगढ़ से। उन्होंने हमारे पॉलिटिक्स ऐप के रेज योर वॉइस सेक्शन में ये पोस्ट कर मुझे कहा था कि ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कोई गली, गांव, मोहल्ले का कोई मुद्दा है तो हमारे पॉलिटिक्स ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर रेज योर वॉइस सेक्शन में पोस्ट कर साथ में लीडर्स को टैग करें जहां तक संदेश पहुंचना चाहिए, और मुझे भी मेंशन करें। मैं आपके मुद्दों को इस वीडियो में, इस एपिसोड में जगह दूंगा। धन्यवाद।